विक्रम और बेताल की 5वीं कहानी। ज्यादा पापी कौन। बेताल ने एक बार फिर राजा विक्रमादित्य को चकमा दिया और उड़कर वापस पेड़ पर जा बैठा, लेकिन राजा हिम्मत नहीं हारा। उसने पहले की तरह ही पेड़ पर चढ़कर बेताल को नीचे उतारा, उसे कंधे पर लादा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद बेताल ने मौन तोड़ा और कहा, राजन, तुम एक अत्यंत कठिन कार्य में लगे हुए हो और यही कारण है कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो गए हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में हरिस्वामी नामक एक सद्गुणी ब्राह्मण रहता था। हरिस्वामी राजा पुष्यसेन के प्रिय सेवक और मंत्री थे। उनकी पत्नी भी गुणों में उनके समान थी। हरिस्वामी के 2 संतानें थीं, बड़ा बेटा देवस्वामी और छोटी बेटी सोमप्रभा। सोमप्रभा अत्यंत सुंदर थी और अपने रूप लावण्य के लिए प्रसिद्ध थी। जब उसका विवाह योग्य समय आया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, यदि आप मेरा विवाह करना चाहते हैं तो किसी वीर, ज्ञानी या अलौकिक विद्याओं के जानकार से ही करें, अन्यथा मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर हरिस्वामी अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज में निकल पड़े। हरिस्वामी अपनी पुत्री की इच्छा के अनुसार योग्य वर खोजने को लेकर चिंतित रहने लगे। इसी दौरान राजा ने हरिस्वामी को दक्षिण देश के एक राजा के पास संधि प्रस्ताव लेकर भेजा, क्योंकि वह राजा युद्ध की तैयारी कर रहा था। हरिस्वामी ने वहां जाकर अपना कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। इसी बीच एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण उनके पास आया। उसने पहले ही सोमप्रभा के सौंदर्य और गुणों की प्रशंसा सुन रखी थी और उसे अपने लिए वधू के रूप में मांगने आया। हरिस्वामी ने गंभीरता से उत्तर दिया, मेरी पुत्री ने निश्चय किया है कि वह केवल किसी अलौकिक विद्याओं के ज्ञाता, विद्वान या वीर पुरुष को ही अपना पति बनाएगी। अतः कृपया आप बताइए कि आप इनमें से कौन सी योग्यता रखते हैं। उस ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अलौकिक विद्याओं का ज्ञाता हूँ। हरिस्वामी ने उसे परखने के लिए कहा, यदि ऐसा है तो अपनी विद्या का कोई चमत्कार दिखाओ। ब्राह्मण ने तुरंत अपनी शक्ति से एक अद्भुत आकाशगामी रथ प्रकट कर दिया। फिर उसने हरिस्वामी को उस मायावी रथ में बैठाया और उन्हें स्वर्ग व अन्य दिव्य लोकों का दर्शन कराया। यह सब देखकर हरिस्वामी संतुष्ट हुए और ब्राह्मण के साथ दक्षिण देश के राजा की सेना के पास लौट आए, जहां वे अपने राजकीय कार्य से आए थे। हरिस्वामी ने उस अलौकिक विद्या के ज्ञाता को योग्य समझते हुए उससे कहा, मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करने का वचन देता हूँ। और फिर 7वें दिन विवाह की तैयारियां शुरू कर दी गईं। सोमप्रभा के विवाह की तिथि निश्चित कर दी गई। इसी दौरान उज्जैनी में एक अन्य ब्राह्मण हरिस्वामी के पुत्र देवस्वामी के पास आया और सोमप्रभा से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। जब देवस्वामी ने उसे अपनी बहन की शर्तें बताईं, तो वह ब्राह्मण अपनी विद्या का कौशल दिखाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने अस्त्र शस्त्रों के अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर देवस्वामी ने उसे भी योग्य वर मान लिया। माता की अनुपस्थिति में देवस्वामी ने भी ज्योतिषियों से परामर्श कर 7वें दिन विवाह का निश्चय कर लिया। इसी बीच एक तीसरे व्यक्ति ने सोमप्रभा की माता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। वह व्यक्ति स्वयं को महान ज्ञानी बताने लगा और सोमप्रभा से विवाह करने की याचना की। उसने अपनी विद्या और ज्ञान का प्रमाण भी दिया, जिससे प्रभावित होकर सोमप्रभा की माता ने उसे योग्य समझा और 7वें दिन विवाह का वचन दे दिया। अगले दिन हरिस्वामी घर लौटे और अपनी पत्नी व पुत्र को बताया कि उन्होंने सोमप्रभा के विवाह की तिथि तय कर दी है। यह सुनकर उनकी पत्नी और पुत्र ने भी बताया कि उन्होंने अलग अलग वरों के साथ विवाह का निश्चय कर लिया है। तीनों की बातें सुनकर हरिस्वामी चिंता में पड़ गए। एक ही समय पर 3 अलग अलग व्यक्तियों से मेरी कन्या का विवाह कैसे संभव होगा। आखिरकार विवाह का दिन आ ही गया। ज्ञानी, वीर और अलौकिक विद्याओं का ज्ञाता ये तीनों ही 7वें दिन हरिस्वामी के घर पहुंचे। लेकिन तभी एक अजीब घटना घट गई। विवाह के लिए तैयार सोमप्रभा अचानक गायब हो गई। हर कोई उसे इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। घबराकर हरिस्वामी ने ज्ञानी पुरुष से कहा, हे महाज्ञानी, यदि तुम सच में ज्ञान के धनी हो तो झटपट बताओ कि मेरी पुत्री कहाँ है। ज्ञानी ने ध्यान लगाया, अपने ज्ञान का उपयोग किया और कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी कन्या को
धूमशिख नामक एक राक्षस उठा ले गया है। वह उसे विंध्याचल पर्वत के जंगलों में स्थित अपने घर में कैद कर चुका है। यह सुनकर हरि स्वामी और वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। हरि स्वामी भयभीत होकर कराह उठा, हाय हाय, अब मेरी बेटी कैसे मिलेगी, उसका विवाह कैसे होगा। यह सुनकर अलौकिक विद्याओं का ज्ञाता युवक आगे बढ़ा और बोला, आप धैर्य रखें। ज्ञानी के कथन के अनुसार हमें पता चल चुका है कि वह कहाँ ले जाई गई है। अब मैं आपको वहां तुरंत ले चलता हूँ। यह कहते ही उसने क्षण भर में ही अपने मंत्र बल से एक आकाशगामी रथ तैयार किया। फिर उसने हरिस्वामी, ज्ञानी और वीर को उस पर बिठाया और उन्हें विंध्याचल के उस जंगल में ले गया जहां ज्ञानी ने राक्षस के ठिकाने का संकेत दिया था। जब यह खबर राक्षस तक पहुंची तो वह क्रोध में भरकर जोरदार गर्जना करता हुआ बाहर निकला। अब हरिस्वामी ने वीर युवक की ओर देखा और कहा। वीर युवक सामने आया और राक्षस से भिड़ गया। उन दोनों के बीच अस्त्र शस्त्रों से भयंकर युद्ध छिड़ गया। जिस तरह भगवान श्री राम ने माता सीता के लिए रावण से युद्ध किया था, ठीक उसी तरह यह वीर भी सोमप्रभा को बचाने के लिए राक्षस से लड़ने लगा। युद्ध इतना आश्चर्यजनक और रोमांचक था कि देखने वाले स्तब्ध रह गए। कुछ ही देर में वीर ने एक अर्धचंद्राकार बाण छोड़ा जो सीधे जाकर राक्षस के गले को चीरता हुआ निकल गया। राक्षस गर्जना करता हुआ धरती पर गिर पड़ा और देखते ही देखते उसका अंत हो गया। राक्षस के मरते ही सभी ने चैन की सांस ली। अब वे अलौकिक विद्याओं के ज्ञाता ब्राह्मण के आकाशगामी रथ में बैठकर वापस लौट पड़े। जब वे हरिस्वामी के घर पहुंचे तो विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, सोमप्रभा का विवाह किससे होगा, ज्ञानी, वीर या अलौकिक विद्याओं के जानकार से। अब तीनों वरों के बीच विवाद छिड़ गया। ज्ञानी ने तर्क दिया, अगर मैंने यह न बताया होता कि सोमप्रभा कहाँ छिपाई गई है तो उसका पता लगाना असंभव था, इसलिए उसका विवाह मुझसे ही होना चाहिए। इस पर अलौकिक विद्याओं के ज्ञाता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, अगर मैंने आकाशगामी रथ न बनाया होता तो वहां तक इतनी जल्दी पहुंचना संभव नहीं था। बिना रथ के राक्षस से युद्ध करना भी मुश्किल होता, इसलिए यह विवाह मैंने जीता है और सोमप्रभा मेरी पत्नी बननी चाहिए। तभी वीर युवक भी आगे आया और बोला, अगर मैंने अपनी शक्ति से उस राक्षस का वध न किया होता तो तुम दोनों के सारे प्रयत्न बेकार हो जाते। सोमप्रभा को बचाने वाला असली नायक मैं हूँ, इसलिए वह मेरी पत्नी बननी चाहिए। अब सवाल यह था, सोमप्रभा का असली हकदार कौन? तीनों ने अपना अपना दावा ठोका और कहा कि सोमप्रभा पर उनका अधिकार है। वीर युवक ने कहा, अगर मैंने राक्षस का संहार न किया होता तो तुम दोनों की कोशिशें व्यर्थ हो जाती, इसलिए इस कन्या पर मेरा ही अधिकार बनता है। तीनों की बहस सुनकर हरिस्वामी परेशान हो गया। उसका मन व्याकुल हो उठा और वह सिर पकड़कर बैठ गया। अब बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, अब तुम ही बताओ, सोमप्रभा किसकी होनी चाहिए, ज्ञानी की, वीर की या अलौकिक विद्याओं के जानकार की? सब कुछ जानते हुए भी यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फटकर कई टुकड़ों में बंट जाएगा। बेताल की यह कथा सुनकर राजा विक्रमादित्य ने अपना मौन तोड़ा और कहा, बेताल, राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, वह कन्या वीर को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी ने परिश्रम और अपने बाहुबल से राक्षस का वध किया और सोमप्रभा को वास्तव में अर्जित किया। ज्ञानी और अलौकिक विद्याओं के ज्ञाता सिर्फ सहायता करने के माध्यम बने, लेकिन असली साहस और पराक्रम उसी वीर ने दिखाया। बेताल तुरंत बोला, राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लेकिन तुम अपनी शर्त भूल गए। तुमने मौन भंग किया और अब शर्त के अनुसार मैं फिर से स्वतंत्र हो गया। यह कहते ही बेताल राजा के कंधे से फुर्ती से उतरकर फिर से उड़ गया और वापस शिशपाल वृक्ष पर जाकर बैठ गया। राजा विक्रमादित्य हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर पेड़ के नीचे पहुंचकर बेताल को उतारा, उसे कंधे पर लादा और चुपचाप आगे बढ़ने लगे। जैसे ही राजा ने कदम बढ़ाए, बेताल ने मुस्कुराते हुए फिर से एक नई कहानी सुनानी शुरू की।